हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरमान। आज हम लोग भूकंप को पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे कि भूकंप है क्या, कैसे आता है, या फिर इसे पढ़कर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के संरचना के बारे में कैसे पता लगाते हैं। अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठोस है, तरल है, अर्ध ठोस है, इसकी अवस्थिति कैसी है, ये जानने का प्रयास करेंगे। भूकंप का मापन कैसे होता है, किस विधि से होता है वो, और इसके बचाव, ये हम अभी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भूकंप है क्या? तो साधारण भाषा में पृथ्वी पर भूमि का कंपन होना ही भूकंप है। ये भूकंप दो प्रकार से आ सकते हैं। कंपन तो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो नेचुरली जो होता है, वो सभी जानते हैं हम लोग, और एक आर्टिफिशियल भी है, जिसे हम लोग कृत्रिम बोलते हैं। आर्टिफिशियल भी है। आर्टिफिशियल के तहत आते हैं, जैसे कि हमने किसी क्षेत्र में डायनामाइट फोड़ दिया, बम बम फोड़ा, परमाणु परीक्षण किया, तो भी तो धरती हिलने लगती है ना। परमाणु परीक्षण किया तो भी तो भूमि पे कंपन होने लगता है। कहीं पे हम लोग माइनिंग कर रहे हैं तो भी भूमि पे कंपन होता है, तो वो भी भूकंप के तहत आता है। बट ये सारे कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। नेचुरली कैसे होता है? नेचुरली भी होता है, इसे हम लोग समझते हैं। नेचुरली पढ़ने से पहले हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के बारे में थोड़ी समझ रखनी पड़ेगी। उसे समझते हैं पहले। हमारा ये पृथ्वी है। अगर पृथ्वी का ये केंद्र है, मैं इसे ऐसे इतना दूर का काट लूं, अर्थात ये वाला स्ट्रक्चर, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन भागों में बांटा गया है। ऊपरी भाग को क्रस्ट बोलते हैं, हिंदी में भूपर्पटी। दूसरा मेंटल, और तीसरा कोर बोलते हैं। क्रोड। तीन भाग हो गए इसके। तो इसकी दूरी के हिसाब से यहाँ 35 किलोमीटर तक है, यहाँ 2900 किलोमीटर तक है, एंड लास्ट है 6371 किलोमीटर, जिन्हें हम लोग 6400 किलोमीटर मान के चलते हैं। तो 6400 इसकी ये रेडियस हो गई। तो ये इतना लेयर चारों तरफ से भूपर्पटी का है, फिर आपका मेंटल का है, फिर लास्ट में कोड का है। सबसे ज्यादा कवर किया है मेंटल। फिगर में आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये जो ब्राउन कलर का है ना, ये क्रस्ट है, ये ऑरेंज मेंटल, एंड ये वाली जो है ना, ये कोर है। कोर में भी दो है, एक इनर कोर है और ये आउटर कोर है। ये इनका स्ट्रक्चर है। अब इनकी कठोरता के आधार पे भी हम लोग बांट के पढ़ते हैं, जो हमें भूकंप को समझने में मदद करता है। ये ऐसे हो गया अर्थ का। यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, नदी है, पठार है, पर्वत है। तो ये जो 35 किलोमीटर तक है ना भूपर्पटी, तो हम लोग अब बांटते हैं 100 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र को स्थल मंडल बोलते हैं। स्थल मंडल जो पूर्ण रूप से ठोस है। इसके नीचे वाले जो क्षेत्र हैं, उसे बोलते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। ये जो दुर्बलता मंडल है ना, ये जो मेंटल है, मेंटल का अपर पार्ट ही है ये। यहीं से सारा कहानी शुरू होता है। एक्चुअली होता क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, गहराई में नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। एक अध्ययन के मुताबिक 32 किलोमीटर अगर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर तापमान में वृद्धि हो रही है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 32 किलोमीटर नीचे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ रहा है। इसके साथ ही मेंटल है ना, मेंटल का जो अपर पार्ट है, जिसे हम लोग दुर्बलता मंडल कह रहे हैं, इसमें रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं, जिनके पास अतिरिक्त ऊर्जा होती है, जो अल्फा बीटा गामा कण किरणें निकालती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में तापमान में वृद्धि हो जाता है।
इतना वृद्धि हो जाता है कि ये चट्टान को मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट करने के कारण ये जो स्थिनोस्फीयर है ना, इनके ऊपर ऐसा लगता है कि ये तैरने लगता है। तो ये तो ठोस अवस्था में है स्थलमंडल, लेकिन ये ना तो ठोस है ना ही द्रव है। ऊपर ठोस है, ठोस इसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तापमान इसमें अधिक होने के कारण इसमें गति आ जाती है। दुर्बलता मंडल में जो भी चट्टानें, इनमें गति आने लगता है, जिसके कारण कहीं पे एक क्रैक डेवलप हो जाता है, और यही क्रैक जो है ना आपका भूकंप का केंद्र बन जाता है, और यहीं से शुरू हो जाती है भूकंप की कहानी। यही है लिथोस्फियर, जिसे स्थल मंडल कह रहे हैं। ये जो रेड वाला है ना, यही है स्टीनोस्फियर, दुर्बलता मंडल। यही सारा कहानी, वो डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है जिसके कारण भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अर्ध ठोस है, अर्ध ठोस है। कोर दो पार्ट में बटा हुआ है। इसको दो पार्ट में इसलिए बांटा गया है क्योंकि इनर कोर है ना, ये ठोस है। आउटर कोर ये आपका तरल अवस्था में है। तो हम लोग अंदर तो देखने नहीं गए हैं कि तरल अवस्था में है, इतना तापमान अधिक है कि जा नहीं सकते। तो भूकंपीय तरंग के सहारे हम ये पता लगाए हैं। तो भूकंप से एक ये भी हमें पता चला है फायदा। पृथ्वी का ऊपर वाला भाग है जिसे हम लोग क्रस्ट कह रहे हैं। अब ये स्टीनोस्फेयर है, यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ से एक ऊर्जा निकलती है जो तरंग के रूप में चारों तरफ जाती है। पृथ्वी तो गोल है ना, पृथ्वी तो गोल है। ये तो हमने सिर्फ ऊपर का हिस्सा लिया है, तो नीचे भी जाएंगे, चारों तरफ जाती है। बट सबसे नजदीक तो यही है ना जो परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले जो तरंग पहुंचती है, जहां पे पहुंचती है उसको ईपी सेंटर कहते हैं, हिंदी में अधिकेंद्र। और जहां ये उत्पन्न हुआ है, यहां से उत्पन्न हुआ है ना, तो इसे फोकस या हाइपो सेंटर कहते हैं। इसे आप ग्राफ में अच्छे से देख सकते हैं। इस तीनों स्फीयर में कुछ डिस्टरबेंस हुआ जैसे यहाँ पे, तो यहीं आपका फोकस हो गया। बट रेस तो चारों तरफ निकल रही है ना सर, पृथ्वी गोल है। तो ज्यादा दूर नीचे, तो ज्यादा दूरी कवर करेगी ना, इसलिए नीचे ज्यादा क्षति होता नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे पहुंच रहा है क्योंकि 90 डिग्री यही है, इसीलिए इसे एपी सेंटर बोलते हैं, अधिकेंद्र। तो हमें क्षति इस तरंग से नहीं होती है। जब ईपी सेंटर पे आ गया ना, तो यहां से भी वेव निकलती हैं अब, जिसे सरफेस वेव कहते हैं। बट ये वाली जो है ना, ये बड़ी वेव है, दोनों में अंतर है। अक्सर हम लोग एक ही समझ लेते हैं। बड़ी वेव में आ जाते हैं पी और एस तरंगे, और सरफेस वेव में लव वेव और रेले वेव आता है। जी हाँ। अभी हम लोग जान रहे हैं कि वेव दो तरह के हो रही हैं। एक है बड़ी वेव, दूसरा है सरफेस वेव। तो बड़ी वेव ये कितने प्रकार की हैं? जो फोकस से निकल रहा है उसे बड़ी वेव कह रहे हैं। एक है पी और दूसरा है एस। पी प्राइमरी वेव होता है, मतलब प्राथमिक तरंगे, और दूसरा है द्वितीय तरंगे। प्राथमिक तरंगे ये सबसे पहले निकलती है, इसकी स्पीड 9 से 10 किलोमीटर प्रति आवर है। ये इसके बाद में निकलती है, पी के बाद एस निकलता है, इसीलिए द्वितीय तरंग कहते हैं। इसकी स्पीड 4 से 5 किलोमीटर प्रति आवर है। ये सभी माध्यम से गुजर जाती हैं पी तरंग, बट ये तरल अवस्था में नहीं गुजरती। इसे अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ये अनुप्रस्थ होता है, इसे अनुप्रस्थ कहते हैं। इसे साउंड वेव भी कहते हैं, और इसे वाटर रिपल्स, पानी की लहर की तरह चलते हैं, इसलिए पानी के लहर वाला भी कहते हैं इस तरंग। इसे आप क्लियर इमेज में देख सकते हैं। ये पी वेव है और ये एस वेव। पी वेव पहले निकलती है, एस वेव बाद में। पी यूं करके चलता है ऐसे, बट ये देख रहे हैं जा रहा है, कंप्रेस हो रहा है, जा रहा है, कंप्रेस हो रहा है। अर्थात ये अगर इधर जा रही है ना, तो गति के दिशा में जा रही है, ये गति के परपेंडिकुलर होके जा रही है, ऐसे ऐसे।
इन दोनों में यही अंतर है। ये हो गई बड़ी वेव। अब जब ईपी सेंटर पे जाने के बाद जो वेव निकलती है उसे बोलते हैं सरफेस वेव, जो एक लव वेव होता है और रिले वेव होता है। लव वेव, लव ज्यादा नुकसान करता है क्योंकि ये आगे पीछे करके चलती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होती है। पी तथा एस तरंग से पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के बारे में कैसे पता करते हैं, उसे देखते हैं। ये है पी तरंग। मान लेते हैं कि यहाँ पे भूकंप शुरू हुआ यहाँ से, जिसे हम लोग फोकस बोल रहे हैं। तो ये सबसे परपेंडिकुलर जाएगा ऊपर में, जिसे हम लोग ईपी सेंटर बोल देंगे। बट यहाँ से हर जगह जाएंगी तरंगे, जैसे आपको दिख रही हैं, बताया गया है। तो यहाँ से कोई तरंग चला सीधा, तो ये सीधा यहाँ पे नहीं आ पाता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी की जो अंदर की स्थिति है वो एक जैसी नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सघन माध्यम से अगर कोई विरल माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा जरूर बदल जाएगी, या तो अभिलंब से दूर या उसके नजदीक आ जाएगी, कुछ तो होगा ऐसा। अगर माध्यम सेम है तो वो एकदम सीधा ही जाएगा, तो ये सीधा नहीं आता। इससे ये पता चलता है पृथ्वी एक जैसी नहीं है। क्लियर है? यहाँ से निकला। अब ये कोण में है ना, देखिए कोण में कितना डिस्प्लेस कर रहा है। ये आके ऐसे मुड़ गया, फिर ये इधर चला गया। इसका मतलब ये जो है ना, ये सघन माध्यम है। फिर ये विरल है, इससे दूर भाग गया, अंदर गया, दूर भाग गया। इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है ना, कोण है, उसमें लिक्विड है, तरल अवस्था में है। और ये पी का शैडो जोन हो जाता है। ये आंतरिक भाग के कटाव के कारण यहाँ पे कोई भी, यहाँ अगर सिस्मोग्राफ लगा रहे हैं आप, तो यहाँ पे अलॉट नहीं करता है आपके भूकंप को, पता ही नहीं चलेगा। एस वेव, एस वेव को हम अभी ऊपर पढ़े हैं कि वो तरल अवस्था में नहीं चलती है। तो कोर का जो आउटर कोर है ना, ये वाला, ये तरल अवस्था में, इसीलिए यहाँ पे आप सिस्मोग्राफ लगा भी दे रहे हो तो यहाँ पे सिस्मोग्राफ अलॉट ही नहीं करता इसको। 103 से लेकर 103 डिग्री, यहाँ से 103 और इधर से 103, इसके बाद में ये इसका छाया क्षेत्र होता है, इसमें आते ही नहीं है, क्योंकि तरल अवस्था में ये जाता ही नहीं है इस तरह, इसीलिए। अब इसे मापते कैसे हैं? तो नॉर्मल बचपन से सुनते आ रहे सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, चाहिए सिस्मोग्राफ। भूकंप जहां आने वाला होता है, संभावनाएं होती है पृथ्वी पे कहाँ कहाँ आ सकता है, वहां हमें पहले से पता है उनके बारे में, प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से। नहीं तो पता चले कि भूकंप आ रहा है और हम सिस्मोग्राफ लेके उधर दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हमें पहले से पता है कि भूकंप वाले जोन कौन से है, किस क्षेत्र में आना है, पहले से वहां हम लोग सिस्मोग्राफ अलॉट कर देते हैं। और ये जितना ज्यादा ये कंपन होगा ना, उतना ही ज्यादा ये अलॉट करेगा। ये सिर्फ ग्राफ ही दिखाता है, इसका ये आयाम दिखाता है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल लेते हैं। रिक्टर स्केल पे देखते हैं कि कितना है, मतलब 6 से अगर कम है तो नॉर्मली माना जाता है, 6 से ज्यादा रहता है तो वो विनाशकारी हो जाता है। यही है रिक्टर स्केल। अब इसके बचाव के उपाय क्या है? तो बचाव के उपाय में नॉर्मल है कि अगर पॉसिबल है, अगर आप किसी इमारत में हैं, अगर पॉसिबल है तो आप बाहर चले जाए, किसी मैदान में, किसी मैदान में चले जाएं। अगर पॉसिबल नहीं है मैदान में जाना, तो आप जिस घर में हैं उसी घर में किसी एक कोने में चले जाएं, या टेबल के नीचे छिप जाएं, उसे पकड़ लें जैसा यहाँ दिखाया गया है, ताकि आपको उससे बचाया जा सके। ये था भूकंप। भूकंप समझ लिए कैसे आए, क्या होता है, बड़ी वेव, सरफेस वेव, किस तरह से पी और एस तरंग के माध्यम से हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना का पता लगा लिए हैं भूकंपीय तरंग से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।